नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यपथ न्यूज। इस महामारी के दौर पे एक बार हम फिर आपके पास आए हैं और हमारे साथ आज मौजूद हैं पूर्व दर्जा राज्य मंत्री बिट्टू कर्नाटक। आपने कई मुहिम देखी होंगी। इस महामारी के दौर पे जब से ये महामारी आई तब से मैदान में उतरे हुए हैं बिट्टू कर्नाटक। कभी मास्क बांटते नजर आते हैं तो कभी राशन देते, कभी राहगीरों की मदद करते। और यही नहीं, हम आपको बता दें, एक दौर चला था जिस समय लोग अपने घर की तरफ को दौड़े चले आ रहे थे। उस समय लोगों के आने की व्यवस्था, उनके लिए रास्ते में पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, इसमें कहीं भी किसी को कोई दिक्कत आती थी तो वो एक नाम लेता था, बिट्टू कर्नाटक। और बिट्टू कर्नाटक की टीम हमें हर जगह मौजूद मिलती थी। आज हमारे साथ बिट्टू कर्नाटक है। आपके कुछ सवाल थे जिनको हम आज बिट्टू कर्नाटक जी से लाइव बात करते हुए देखेंगे और आपके सवालों के हर जवाब को हम आप तक पहुंचाएंगे बिट्टू कर्नाटक जी। तो कर्नाटक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, इस दौर में जो सरकार है, सरकार और सरकार की नीतियों को आप कहां तक मानते हैं? देखिए, सरकार और सरकार की नीतियां जो हैं अपने स्थान पे काम कर रही हैं। क्योंकि मैं अभी आलोचनाओं में नहीं जाना चाहूंगा, केवल मैं इतना कहना चाहूंगा, ये दौर काम करने का दौर है। हम आलोचनाओं को बाद में करेंगे। निश्चित तौर पे हम सब राजनीतिक लोग हैं। राजनीति करने का जब समय आएगा, सरकार की कमियों को भी गिनाएंगे, सरकार ने किस तरीके से काम करना चाहिए, क्योंकि हम ज्ञापनों के माध्यम से सरकार को बार बार बताने का भी काम कर रहे हैं, चेताने का भी काम कर रहे हैं। केवल मेरा मानना है, जिस समय इस कोरोना की, क्योंकि कोविड के बारे में ना आप जानते थे, ना हम जानते, ना सरकार जानती थी। चीन के वुहान से होकर जब ये हिंदुस्तान आया और 17 जनवरी 2020 को हमने पहला ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजा था कि अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे जितने भी एयरलाइंस काम कर रही हैं तत्काल रोकी जाएं। तब से लेकर आज तक लगातार कहीं ना कहीं पर हम प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर का। लेकिन पहली लहर के बाद जो दूसरी ये बहुत ही खतरनाक लहर इस दौर में आई है, इसमें अगर हम थोड़ी सी, जो 1-1.25 साल का हमें समय मिला था, हम तैयारियों में लगा देते तो उसका लाभ भारत की जनता को मिलता। विशेष तौर पे क्योंकि ये उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है और इस राज्य की जो नींव रखी थी, ये पर्वतीय क्षेत्र का अलग से अपना एक राज्य हो, उसको लेकर हमने नींव रखी थी। हम सब लोगों ने आंदोलन किया था, हमारी माताओं ने, बहनों ने, कर्मचारियों ने, युवाओं ने, सबने मिलकर आंदोलन किया और राज्य का निर्माण करा। ये पहला राज्य है जिसके निर्माण में कर्मचारी भी बाहर निकले, महिलाओं ने भी अपने घर का काम छोड़कर सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया, छात्रों ने भी अपने स्तर से आंदोलन किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम इस पर्वतीय राज्य के गांवों तक जो आज ये संक्रमण फैल गया है, इसे रोक पाने में असफल रहे। तो मेरा मानना है कि अगर हम मिलकर, आज का जो वर्तमान का दौर है, अब सरकार की आलोचना में या एक दूसरे की टांग खींचने में, या हम जो व्यक्ति काम कर रहा है, जो थोड़ा आगे आकर काम कर रहा है, उसको गिराने में अगर समय बर्बाद करेंगे तो हम अपने गांव के उस अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति को नहीं बचा पाएंगे। आज आवश्यकता है अंतिम छोर में बैठे हुए उस व्यक्ति की मदद करने की। कर्नाटक जी, जैसा कि हमेशा चला आया है कि सरकार के साथ एक विपक्ष होती है, तो विपक्ष पे जनता का बहुत ज्यादा विश्वास था, सब कुछ था। तो आप क्या मानते हैं कि विपक्ष को कहां आंकते हैं आज की डेट में? आप देखिए, सरकार अपना काम करती, विपक्ष अपना काम करता। और उत्तराखंड के अगर अन्य राजनीतिक पार्टियां भी हैं जो विपक्ष में हैं, मेरा अपना मानना है कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से विपक्ष की भूमिका को निभा रही है, हमारे 11 विधायक हैं, वो 11 के 11 विधायक सदन में अपना बहुत ईमानदारी से, मेहनत से सदन में जनता की आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। और जो हजारों हजार कार्यकर्ता हैं आज सड़कों में उतरकर, मैं भी आज एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आज काम कर रहा हूं, लेकिन कांग्रेस के एक
जमीनी कार्यकर्ता के रूप में भी मैं अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा हूँ। तो कांग्रेस ऐसा नहीं है, बहुत मेहनत से, ईमानदारी से सड़कों में उतर कर जो आज काम करना चाहिए, हमारे राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत जी से लेकर आदरणीय प्रदीप टम्टा जी से लेकर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय प्रीतम सिंह जी से लेकर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा जी से लेकर गोविंद सिंह कुंजवाल जी जैसे वरिष्ठ नेता, ये सब लोग अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं। जो जहां जिसकी मदद कर सकता है, जो जिस स्तर पे काम कर सकता है, उस स्तर पे काम करने का प्रयास सबके द्वारा किया जा रहा है। कर्नाटक जी, हमारा जो उत्तराखंड है ये भौगोलिक परिस्थितियों से बहुत विषम परिस्थितियों में हुआ है, और हम सब जानते हैं कि यहाँ कई कमियां रही हैं, सारा कुछ है, संसाधनों की बहुत कमी है। तो ऐसे में आप क्या मानते हैं कि ये महामारी जो है वो कितना प्रभाव दे पा रही है यहाँ? देखिए, संसाधनों की अगर बात करें तो जो व्यापक प्रचुर संसाधन इस राज्य के पास है वो शायद ही किसी राज्य के पास हो, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा, इस प्रदेश की कमी रही कि यहाँ यशवंत सिंह परमार जैसा व्यक्ति लंबे समय तक सत्ता में नहीं बैठ पाया, और उसी का नुकसान, क्योंकि इस प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना रहा। और जब आपदा के बाद द्वितीय चरण में हरीश रावत जी की सरकार बनी और ऐसा लगने लगा कि अब कुछ काम होगा, तो फिर से एक अस्थिरता का माहौल बनाया गया, सरकार को गिराया गया, और केवल एक सही दिशा में जो पहाड़ और पहाड़ी जो हमारी मांग थी उत्तर प्रदेश में कि पर्वतीय राज्य और पहाड़ के उन हजारों हजार गांव जो आज पलायन की दौड़ में सबसे आगे हैं, पलायन की मार यदि अगर आज पड़ रही है तो हमारे अंतिम छोर के, चाहे वो पिथौरागढ़ जनपद के गांव हो, चाहे हमारे बागेश्वर जनपद के गांव हो, चाहे चंपावत जनपद के गांव हो, चाहे अल्मोड़ा जनपद के अंतिम छोर के गांव हो, आज सबसे ज्यादा पलायन राज्य बनने के बाद उन गांवों में हुआ है। लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण और एक स्थापित व्यक्ति के लंबे समय तक सरकार में न बैठ पाने का नुकसान आज इस राज्य को हुआ। केवल पंडित नारायण दत्त तिवारी जी इस राज्य में 5 साल सरकार चला पाए, पूर्णतः केवल 5 साल सरकार चला पाए, और वही एक मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने 5 साल काम किया। अन्यथा प्रचंड बहुमत की वर्तमान की सरकार में भी 4 साल बाद मुख्यमंत्री जी बदल दिए। तो यह अस्थिरता का जो माहौल है इस राज्य में, वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है। किसी व्यक्ति को 5 साल 10 साल काम करने का मौका मिलना चाहिए, तब जाकर वो व्यक्ति अपने उस वृक्ष को लगाएगा जिस वृक्ष का फल बाद में जनता खाने का काम करेगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ना हम उस वृक्ष को लगा पाए और ना ही आज जनता को फल खाने का मौका मिल रहा है। जब तक हम उस वृक्ष को फलदार नहीं बना देते तब तक राज्य की जनता उसका लाभ नहीं ले सकती। तो बड़ी अच्छी बात कर्नाटक जी ने अभी कही कि उत्तराखंड में स्थिर राजनीति ना होने की वजह से कई समस्याएं बन रही हैं और बढ़ती चली आ रही हैं। चलिए, हम इसी में एक बहुत अच्छा सवाल हमारे दिमाग में आया, हम जानना चाहेंगे कर्नाटक जी, ये जो परिस्थिति चल रही है इसमें आपकी क्या भूमिका है और क्या रणनीति आपने सोची हुई है, और क्या 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 आप काम कर चुके हैं, क्या निर्णय हो चुका है, वो थोड़ा हमें बताइए। देखिए, आज जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, आज तो प्रथम दृष्टया हम लोग इस राज्य के जहां जहां जो लोग हैं, कांग्रेस के अपने स्थापित नेता हों, कार्यकर्ता हों, बड़े हमारे शीर्ष नेतृत्व हों, वो लोग सबसे पहली भूमिका में इस काम में हैं कि केवल अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक जनता की सहायता की। मेरी अभी कुछ देर पहले रानीखेत के विधायक आदरणीय करण मेहरा जी से, जो उपनेता प्रतिपक्ष भी हैं, उनसे भी बात हुई थी। वो भी लगातार अपने क्षेत्र में लोगों की समस्याओं का समाधान करने का काम। हमारी पहली प्राथमिकता है कि इस राज्य के जो ग्रामीण अंचलों में कोरोना अपनी जड़ को पसार चुका है, फैला चुका है, उसको रोकना है पहली प्राथमिकता। क्योंकि चुनाव, अन्य चीजें समय समय पे आते रहते हैं, और अगर हम चुनाव को लक्ष्य बनाकर आज जन सेवा या समाज सेवा करेंगे तो संभवतः मुझे लगता है कि हम जनता के साथ न्याय नहीं करेंगे।
और इसका खामियाजा, चाहे 5 राज्यों के चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, चाहे होली का हमारा महोत्सव हो, चाहे शादी बारातों के कार्यक्रम हो, जब हमने सब कुछ खोल दिया, सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया, तो उसी का नुकसान इस पूरे देश को भुगतना पड़ा। आज हजारों हजार लाखों लाख लोग जो कल तक हमारे अपने थे, जो कल तक हमारे साथ सहभागिता कर रहे थे, कोरोना काल में हमारे लोगों की सहायता कर रहे थे, आज वो हमारे बीच में नहीं है। मेरे साथी लगभग 10 से अधिक लोग जो पिछले साल और अप्रैल के 20 से 28 तारीख तक मेरे साथ जिन्होंने काम किया, आज वही साथी हमारे बीच में नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम तैयार नहीं थे। और जहां तक आपका चुनाव से संबंध है, मुझे लगता है कि आपके प्रश्न को आपने इस तरीके से पूछा है, मुझे लगता है कि आप चुनाव के बारे में भी बात कर रहे होंगे। नहीं, हम अभी आपसे जानना चाह रहे हैं कि एक कुछ योजनाएं हैं आपकी, कि जैसे हमको सुनने में आया ऑक्सीजन प्लांट के लिए आपने करा और कई ऐसी योजनाएं, तो हम जानना चाह रहे हैं क्या ऐसी योजनाएं हैं आपकी इस महामारी से बचने के लिए, तो अब क्या क्या आपने कर दिया और किसके लिए आगे रणनीति बना रहे हैं? देखिए, मेरे मित्र हैं डॉक्टर माइकल विलियम्स, जो दिल्ली से हैं। उन्होंने एक 100 बेड का हॉस्पिटल अपने स्कूल में बनाया और मुझे उन्होंने उसकी फेसबुक में उन्होंने डाला था और व्हाट्सएप किए थे, तो मैंने उनसे बात की। मैंने कहा आपने बड़ा अच्छा काम किया है, तो अगर आप अल्मोड़ा में भी इस प्रकार का कोई काम हमारी सहायता करें। तो उन्होंने मुझसे कहा, 1 हफ्ता हमारी वार्तालाप रहा, तो फिर उन्होंने कुछ चीज़ों पे हमसे क्वेरी करी। तो मैंने जिलाधिकारी, हमारे बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं नितिन सिंह भदौरिया जी, मैं उनसे मिला। उनसे मैंने कहा कि हम ये करना चाहते हैं। तो इस अल्मोड़ा विधानसभा के, क्योंकि ये पहले मैं मॉडल के रूप में इसमें काम करना चाह रहा हूँ, फिर इस पूरी लोकसभा में इस तरीके से हम काम करेंगे। अल्मोड़ा विधानसभा में हम चाह रहे थे कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है उनके विकास खंड हॉलबाग, भैंसिया छाना, लमगड़ा का आंशिक भाग आता है, बाकी अधिकतर जो वो भाग है वो आदरणीय गोविंद सिंह कुंजवाल जी के क्षेत्र में आता है। लेकिन हमारे भी अल्मोड़ा विधानसभा का कुछ क्षेत्र आता है, लेकिन इसमें विधानसभाओं का नहीं हमने देखना है। तो हमने ये कहा कि 3 हमारे विकास खंड हैं, उनमें अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड, हम वेंटिलेटर या आईसीयू, इस तरीके से कुछ करें जो अत्याधुनिक सुविधाओं वाली चीजें जो कोविड में काम आ जाएं या इसके बाद काम आ जाएं। तो हमने प्रथम चरण में कुछ उस विषय के विशेषज्ञ डॉक्टर्स को बुलाया, जो 5 लोगों की टीम ने पिछले 3 दिन से हम लगातार घूम रहे थे और हम अल्मोड़ा में भी चाहते थे। हमने अल्मोड़ा में भी देखा, हमने आर्य कन्या इंटर कॉलेज भी देखा, हमने एडम्स इंटर कॉलेज भी देखा, लेप्रेसी मिशन भी देखा, और हम ये भी चाहते हैं कि अल्मोड़ा में भी हम इसको जनपद के मॉडल के रूप में एक ऐसा मॉडल तैयार कर दें जहां हम हर प्रकार के इलाज भी लोगों के करें। तो उस पर काफी हद तक हम आगे बढ़े हैं और आज ही वो टीम अभी बस दिल्ली को प्रस्थान कराया है उन्होंने, और मुझे लगता है कि हम उस काम में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा मेरे कुछ और मित्र हैं जो विदेशों में हैं, मैंने उनसे कहा कि ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए कहा, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कहा, कंसंट्रेटर के लिए कहा। तो कई चीजें जिनमें हम आगे बढ़े हैं, मुझे लगता है कि मेरे कई साथी मेरा सहयोग करेंगे। मैंने उनसे कहा, ये आप ये समझिए कि व्यक्तिगत रूप से आप मेरा सहयोग कर रहे हैं। आज आवश्यकता मेरे क्षेत्र की जनता को है, और अल्मोड़ा से, क्योंकि आज अल्मोड़ा में हमारे लगातार दबाव बनाने के बाद बेस में तो ऑक्सीजन प्लांट लग गया है, लेकिन अभी ग्रामीण क्षेत्रों में, रानीखेत में, अन्य क्षेत्रों में इसकी आवश्यकता है। तो ये प्रयास समग्र हो रहा है, लगातार कोशिश कर रहे हैं, और देखिए ईश्वर ने चाहा तो कहीं ना कहीं पर हमें बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, जिसका लाभ तीसरी चरण के लिए। मैं लोगों का कहना है कि अब तो कोरोना वही जो पिछली बार हमारे जो बयानवीरों ने कहा था कि कोरोना भारत में आ ही नहीं सकता, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था, तब भी नुकसान हुआ और आज भी बहुत बड़ा नुकसान जो हमारे कई साथी, और हम अगर देखें अलग अलग समाचार पत्रों में पढ़ें, समाचारों में देखें, तो बहुत अधिक लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। मैं आंकड़ों में भी नहीं जाना चाहूंगा, मैं सरकार की आलोचना भी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हम तीसरी लहर के लिए अभी से तैयार रहें। और मेरा मानना है तीसरी के बाद चौथी भी आएगी, जो
आपके एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, जो डॉक्टर्स कह रहे हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट के डॉक्टर्स कह रहे हैं, उनकी बातों को अगर ध्यान दें तो वो कह रहे हैं तीसरी के बाद चौथी भी आएगी। और मेरा ये भी मानना है, जब हम डायरिया के बैक्टीरिया को खत्म नहीं कर पाए, 1918 में डायरिया से हजारों हजार लोग हताहत हुए, तो आज तो ये ऐसा है जिसने अमेरिका से लेके इटली, और अमेरिका पहले और दूसरे नंबर पर स्वास्थ्य सेवाओं को देने वाले देश हैं, वो इससे इतने बड़ा नुकसान उनके देशों में हो गया। तो हमें अभी तैयारी करनी होगी। हम अगर आत्ममुग्धता के साथ सो जाएंगे तो फिर से हमारे हजारों हजार लोग हताहत होंगे। अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, इसमें प्रयास करना। कर्नाटक जी, मैं एक आलोचक के रूप में आपसे अब बात करना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने बृहद रूप से आप जनता के बीच में जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो कहीं एक चुनावी रणनीति तो नहीं माने इसको? देखिए, अब आलोचक के अगर हिसाब से आप देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको कुछ न कुछ स्वार्थ लगेगा। स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति, ये तो स्वार्थ से ही सब प्रीत है और आपको ऐसा लगता है। लेकिन मेरा मानना है 2000 फिर से आपको पीछे ले आऊंगा। मैं 2020 के मार्च में लोगों से लगातार कह रहा था, अगर हम जीवित रहेंगे तभी चुनाव की बात करेंगे। ऐसे मेरे कई साथी जो मुझे बहुत सहयोग करते थे, आज मेरे बीच में नहीं, जिनकी कई उम्मीदें होंगी हमको लेकर और हमसे उनको लेकर हमें उम्मीदें थी, आज वो साथी हमारे बीच में नहीं। और मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं साधु सन्यासी हूं। सामने तो साधु सन्यासी भी भगवा धारण करके राजनीति कर रहे हैं, अरे हम तो सफेद वस्त्र खादी पहनने वाले कांग्रेस के लोग हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये विशुद्ध रूप से आप देखिए, मेरे ऑफिस में जो कार्यालय में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह होता था, आज वो भी नहीं। मैं इसीलिए कल को, क्योंकि हम ये पूछ नहीं रहे हैं कि तू भाजपा के हो, कांग्रेस के हो, बसपा के हो, सपा के हो। आज सहायता जिस समय की जानी है उसमें जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र या पार्टी नहीं पूछी जाएगी। वहां पर वो व्यक्ति हमारा व्यक्ति है, हमारे क्षेत्र का व्यक्ति है, हमारा अपना आदमी है, उसकी मदद करनी है। और आज विशुद्ध रूप से मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। समाज के प्रति मेरी जवाबदेही है, ऐसी ही जवाबदेही मेरे अन्य मित्रों की भी है। मैं उन मित्रों से भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, समय आलोचना करने का नहीं है। मेरे को जितनी लंगड़ी मारनी होगी मारते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं है। मुझे जिस खड्डे में डालना होगा डालते रहना, लेकिन आज अपने क्षेत्र की जनता की मदद करो। मुझे खड्ड में डालने के लिए मेरे बहुत साथी खड़े हैं। हमने तो हमेशा रेगिस्तान में नाव चलाई और मुझे तब भी कहीं कोई परेशानी नहीं है। विषम परिस्थितियों में ही हमने अपना जीवन काटा है और आगे भी विषम परिस्थितियों में अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। मुझे कहीं कोई किसी से कोई बुरा नहीं लगता, किसी आलोचना से मुझे कोई कष्ट नहीं होता। हाँ, ये वर्तमान का जो समय है आलोचना करने का नहीं है। वर्तमान का समय मुझे बाद में डुबाते रहना, मुझे डुबाने के लिए कई साथी होंगे, लेकिन जो मदद कर रहे हैं आज मेरे जैसे नहीं, अन्य लोग। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ साथी बेस के पास अच्छा काम कर रहे थे, उनके पास भी उन्हें बधाई देने गया। मैंने कहा अच्छा काम कर रहे हो, आप बधाई के पात्र हो। लेकिन अगर आपको ऐसे 10 ही लोग, मैं 4 की मदद कर रहा हूं। कई लोगों ने ये भी कहा मुझे, मेरे साथियों से, कि ये पिछले साल की फोटो डाल रहे हैं। अरे हमें फोटो डालने की आवश्यकता नहीं है। ये वर्तमान साल, पिछला साल, अगला साल सब छोड़ दीजिए। हम रहेंगे तभी राजनीति करेंगे। हम और हमारा समाज, हमारे लोग, हमारे बच्चे, हमारे युवा ही नहीं होंगे तो किस बात की राजनीति होगी? ये भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। आज समय है, मदद करिए, आगे आइए राजनीति करने के लिए। 2022 में यदि चुनाव हुए तो फिर सब अलग अलग अपने माइक लगाएंगे, सब अपने अपने स्तर से। जिसको जितना अच्छा बोलना आता होगा वो उतना बढ़िया बोलेगा, जिसका जितना बड़ा ढोल होगा वो उतने जोर से ढोल को बजाएगा। इसके बाद दमुआ होगा, दमुआ बजाएगा, जिसके बाद हुड़का होगा, हुड़का बजाएगा। तो ढोल, दमुआ, नगाड़े सब बजाएंगे, उस समय बजाएंगे। आज ये बजाने का समय नहीं है, आज सहायता करने का समय है। बहुत अच्छी बात। देखिए, चुनावी रणनीति अक्सर कही जाती है, जब भी देखा जाता है कोई काम करने निकलता है तो बिल्कुल ये बात सामने आती है कि कहीं चुनाव की रणनीति तो नहीं है। लेकिन कर्नाटक जी ने बहुत अच्छी बात कही कि एक कुशल राजनेता यही होता है कि इस समय दौर है महामारी का, लोगों को बचाने का, लोगों की भूख मिटाने का। और इस भूख को अगर हम मिटा लेंगे तो राजनीति क्या, हम समाज में कुछ भी जीत जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात कर्नाटक जी ने कही है।
जिसको हम इस बात को आगे लेके चलते हैं कि कर्नाटक जी, हम आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे। आपने मास्क बांटे हैं, खाद्यान्न सामग्री बांटी है, तो आगे की आपने खुद ही कहा कि आगे की और, तो आपकी अगली रणनीति क्या है? मतलब क्योंकि आपने तो कहीं ना कहीं सोचा ही होगा, क्योंकि आप देखते आ रहे हैं कि पहले आपने देखा कि बहुत हल्के में था, तो आपने मास्क, सैनिटाइज और कई इलाकों को सैनिटाइज किया। फिर आपने देख लिया था कि ये बीमारी जो है बढ़ती चल जाएगी, तो आपने खाद्यान्न से भी करा, और अभी हमको कहीं से पता चला कि आप जो है कुछ लोगों को भोजन बना करके भी दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी है। तो आगे की क्या रणनीति है? किस तरह से लोगों को भी आप कहना चाहेंगे कि बचाव हो सके? किस चीज के बचाव के बारे में आप लोगों से कहेंगे? देखिए, 2-3 चीजें। अब जो वर्तमान का समय है, दूसरी लहर अपने पीक के बाद अब नीचे को आएगी और धीरे धीरे अब केसों की संख्या कम होगी, और इसके 1, 2, 2.5-3 महीने के भीतर जिस प्रकार से वैज्ञानिक कह रहे हैं, या IIT कानपुर या रुड़की के कुछ एक्सपर्ट ने इस पर रिसर्च की है, उनका कहना है कि फिर से तीसरी लहर आएगी। पहली लहर हमारे 60 से अधिक वर्ष के लोगों के लिए घातक थी। दूसरी लहर 18 से 60 वर्ष तक के लोगों के लिए घातक थी। तीसरी लहर कह रहे हैं कि बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चों के लिए, 6 महीने से 18 साल तक के बच्चों के लिए घातक होगी, जिस प्रकार से लोग बता रहे हैं। अभी क्योंकि कोरोना पर कोई सही प्रोटोकॉल नहीं बन पाया है, पहले प्लाज्मा कहा, फिर एक इंजेक्शन जिसकी खूब ब्लैक मार्केटिंग उसको कहा, लेकिन लास्ट में WHO ने भी उसे हटा दिया, हमारे भारत में भी उसको मान्यता रद्द कर दी गई। ये सब चीजें अलग अलग तरीके से बात आई। मेरा मानना है, देखिए, पहले चरण में हमने भी मास्क, सैनिटाइजर इसी पर फोकस किया था और अवेयरनेस के प्रोग्राम किए थे, पर्चे बांटे थे। दूसरे चरण में फिर जब लॉकडाउन हो गया तो हमें लोगों की सहायता का स्तर बढ़ाना पड़ा, क्योंकि गाड़ियों से लेके उनको, पासेस से लेके उनको लाना, भोजन आदि आदि, उनके खाने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, फिर उनके खाद्यान्न की व्यवस्था सब करी। और लोगों को भी बड़ी लंबा लॉकडाउन था तो बड़ी परेशानी हुई, उसमें भी हमने अपने स्तर से काम किया। फिर एक दौर ऐसा आया कि सब लोग, हम भी और सब सरकारें भी और हमारे सब साथी भी अपने आप को ये मान के चल गए कि ऊपर से ले तक नीचे तक, ऊपर से लेकर प्रधानमंत्री जी से लेकर सबने कहा कि अब कोरोना का प्रभाव भारत में खत्म हो गया। हम भी इस बात को मान के चल रहे थे, और अचानक दूसरी लहर के बाद तीसरी जो दूसरी लहर थी बहुत तेजी से फैली, और उसका नुकसान ये रहा कि हम तैयार नहीं थे, और हम बिल्कुल अपने आप को इतने रिलैक्स होकर बैठ गए कि हमने हर चीज छोड़ दी, और उसका खामियाजा एकदम भुगतना पड़ा। मेरा मानना है अब तीसरी लहर यदि आए ना आए, हम तैयारियां करें। उसके लिए हम ऑक्सीजन बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, आपके अधिक से अधिक मास्क, हमारे पास सैनिटाइजर, हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट, ये सब अगर बने होंगे, ICU, हमारे वेंटिलेटर, ये सब अगर हमारे पास होंगे, अचानक ईश्वर ना करे ऐसी कोई परिस्थिति आ गई तो हम उसके लिए तैयार होंगे। तो हम उसकी तैयारी में अभी से लग गए हैं। जो स्तर हमारा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सब करवा दूंगा या मैं ही करवा रहा हूं, मैं तो केवल अपने स्तर का, जो मेरा छोटा सा स्तर है, उस स्तर में प्रयास कर रहा हूं। हमारे कई बड़े बड़े लोग हैं इस दौड़ में, तो हम तो पीछे वाले घोड़े हैं, हमसे तो और तेज दौड़ने वाले अरबी घोड़े जो बहुत तेजी से खटाखट दौड़ते हैं, और कई हमसे हर चीज में आगे हैं, वो अरबी घोड़े और तेज दौड़ रहे होंगे मुझे ऐसा लगता है। तो हम तो वो लद्दू घोड़े हल्के जो भी काम कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन जो अरबी घोड़ों को मुझे लगता है कि वो, जहां तक आपकी बात उन अरबी घोड़ों तक पहुंचेगी, वो और तेजी से कुछ काम कर रहे होंगे, क्षेत्रों में और बेहतर तरीके से काम कर रहे होंगे। लेकिन आज का जो दौर है, मैं एक बात कहना चाहता हूं, केवल अब मास्क खुद लोग पहन रहे हैं, अब आज मास्क किसी को पहन लो कहने की जरूरत नहीं है। आज क्या खाना है, क्या पीना है, सबको पता है, कैसे रहना है ये भी पता है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी सबको पता है। आज केवल पहली प्राथमिकता ये हो गई है कि इस दौर में जो 1-1.25 साल से जो बीच का कमजोर वर्ग था वो पिस गया। कई ऐसे लोग हैं जिनके व्यापार बिल्कुल बंद है और भुखमरी के कगार हैं। जो सामर्थ्यवान हैं, जो अरबी घोड़े सामर्थ्यवान हैं, वो 10-10 लोगों को पकड़ लें, 10-10 लोगों की मदद करें, दिखावे के लिए नहीं, फोटो खींचने के लिए नहीं, पिछले साल की फोटो डालते रहो। हम कह रहे हैं वर्तमान में वो केवल 10 लोगों की मदद कर दें, तो आप सोच लीजिए
इस पर्वतीय क्षेत्र से, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में संसाधन भी है, अस्पताल भी है, और वहां कई साथी ऐसे हैं जो सामर्थ्यवान है, करते हैं। मैंने देखा है वहां लोग करते भी हैं, लेकिन पहाड़ में बहुत ज्यादा सामर्थ्यवान लोग नहीं है। हम कम संख्या में कर सकते हैं, हम कम लोगों को मदद कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी मदद कर सकते हैं, वो करें। दूसरे चरण में आज पहले खाद्यान्न या पका हुआ भोजन जो हम कर रहे हैं, हम लगातार अपने, मैंने फिर कहा कि मैं अपने स्तर का कर पा रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं हजारों हजार लोगों को भोजन पका हुआ खिला रहा हूं। जो 10, 20, 50 लोग मुझे कह रहे हैं, मेरे पास फोन आ रहे हैं जिनको परेशानियां, उन्हें पका हुआ भोजन तो पिछले 20 दिन से हम खिलवा रहे हैं। हम पिछले 12-15 दिन से लगातार खाद्यान्न लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरी एक सीमित संसाधन है, मैं अपने संसाधनों से कर रहा हूं। मेरे पास कहीं कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा मैं उद्योगपति नहीं हूं कि मैं सब कुछ वहां दे दूं, अपने CSR फंड से कर दूं। मैं तो अपने संसाधनों से कर रहा हूं, और ऐसे कई मित्र हैं जो कर सकते हैं, साधन संपन्न हैं, वो भी करें। और उसके तीसरे चरण में ऑक्सीजन बेड, कंसंट्रेटर, सिलेंडर, ऑक्सीजन प्लांट, ICU, वेंटिलेटर, इस पर फोकस करें। जिनके संबंध है बाहर, कई लोगों के होंगे, हमसे ज्यादा बेहतर संबंध अच्छे होंगे, वो उन संबंधों का लाभ लें। सरकार अपना स्थान पर काम करेगी, हम लोग अपने स्थान पर काम करें, और हमारा काम सरकार को सहयोग करना है। वर्तमान समय में हम सरकार प्रशासन के साथ मिलकर, उनके कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। बहुत अच्छा संदेश कर्नाटक जी की तरफ से कि आओ मिलकर के आगे बढ़े। मतलब सरकार अपनी जगह, हम अपनी जगह, और लोग अपनी जगह। मतलब आज सरकार के, प्रशासन के और उन लोगों के साथ मिलकर के चलने की जरूरत है जो सक्षम है। इसका मतलब आप भी इस मुहिम में जुड़िए, और आपके पास जो भी लोग हैं, मदद जो कर सकते हैं, उनको बोलिए वो आगे आए। बहुत अच्छी बात कर्नाटक जी ने कही कि अगर आप 2 लोगों की मदद कर सकते हैं तो 2 की कीजिए, 10 की कर सकते हैं तो 10 की कीजिए। एक संदेश हम भी देना चाहेंगे आपको, मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए। ये जब हम कर लेंगे तो आधी जीत हम हासिल कर लेंगे। आपके इन्हीं सवालों के साथ आज हम विदा लेते हैं, और हम आपको एक बात और कहना चाहेंगे, आपके कोई भी सवाल कर्नाटक जी से या किसी से भी हो, आप हमें मेल कीजिए, हमें मैसेज कीजिए। उन सवालों का जवाब देने के लिए हम दोबारा हाजिर होंगे। धन्यवाद।